दोस्तों स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी झा। हमने पिछले वीडियो में बात किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल विजय की, और उसमें हमने दो महत्वपूर्ण युद्ध को समझा था, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। अब देखिए, बंगाल विजय, अवध विजय और मुगल शासक पर विजय प्राप्त करने के बाद, दो इलाहाबाद संधि करने के बाद और द्वैध शासन स्थापित करने के बाद अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब क्यों न दक्षिण भारत की ओर जाया जाए और दक्षिण भारत में जाकर व्यापारिक दृष्टिकोण से विस्तार किया जाए। दक्षिण में तीन शक्तियां बहुत मजबूत थी, पहले भी हमने जिक्र किया है। कर्नाटक युद्ध में आपने समझा है कर्नाटक को, फिर हैदराबाद को, और दो शक्तियां जो रह गई है वो शक्ति थी एक मराठा और एक मैसूर। ये दो महत्वपूर्ण शक्तियां थी। अगर इस दो शक्ति को भी ब्रिटिश जीत लेता है तो दक्षिण में दक्कन का जो एरिया है उस पर संपूर्ण कब्जा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। इसी दृष्टिकोण से इसने दक्षिण की ओर कदम बढ़ाया, और दक्षिण की ओर कदम बढ़ाते ही सबसे पहले जो इसकी निगाह गई वह थी मैसूर पर। मैसूर पर निगाह क्यों गई? क्योंकि मैसूर एक ऐसा क्षेत्र था जो कि मालाबार तट पर बसा हुआ क्षेत्र था और बंदरगाह क्षेत्र था। यहाँ से मसाले की व्यापार दूसरे देश को आसानी से किया जा सकता था। यदि मैसूर पर सत्ता स्थापित होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो समुद्र तट पर एक मजबूत किला तैयार हो जाएगा अंग्रेजों के लिए और व्यापार करना आसान हो जाएगा। दूसरी बात यह थी कि मैसूर उस समय एक उभरता हुआ राज्य था और उभरने के साथ साथ एक मजबूत होता हुआ राज्य था। मजबूत इस दृष्टिकोण से भी था कि वह फ्रांसीसियों के बहुत करीब था और फ्रांसीसियों से उसे कई तरह की मदद मिलती थी। तो यह अंग्रेजों के लिए घातक था कि फ्रांसीसी का कोई दोस्त भारत में शासन करे, यह अंग्रेजों को नागवार गुजरा। उसने किसी भी तरह से मैसूर पर कब्जा करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। अब आइए समझते हैं कि इसी कड़ी में, इसी प्रयास की कड़ी में किस तरह से अलग अलग चार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, यानी कि अंग्रेज और मैसूर के बीच चार युद्ध हुए और अंतिम रूप से मैसूर पराजित होकर अंग्रेजों के शरण में चला गया और अंग्रेजों का इस पर कब्जा हो गया। इसके बाद फिर हम लोग मराठा को भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मैसूर के पृष्ठभूमि पर, इतिहास पर नजर डालें और उन कारकों पर नजर डालें जिससे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का आधार भी तैयार हो गया। तो आइए समझते हैं। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। मैसूर वास्तव में विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा था, एक क्षेत्र था, एक राज्य था। लेकिन 1565 ईस्वी का जो युद्ध था तालीकोटा का, या इसी को राक्षसी तंगा का युद्ध भी कहते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास में विस्तार से। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि इस युद्ध का ये परिणाम था कि विजयनगर जो एक बड़ा साम्राज्य था वो बिखर गया, और बिखरने के बाद एक उसमें से मैसूर राज्य निकलता है जिस पर वडियार वंश का शासन स्थापित होता है। वडियार वंश, और वडियार वंश का जो शासन स्थापित होता है, इसके नेतृत्व में मैसूर राज्य का उदय होता है। और जो एक महत्वपूर्ण और पहला शासक वडियार वंश का होता है वह था चिक्का कृष्णराज, जिसका कार्यकाल था 1734 ईस्वी से 1766 ईस्वी। चिक्का कृष्णराज को एक कमजोर शासक के रूप में मैसूर में आंका जाता है। इसका कार्यकाल आप देख सकते हैं। इसने प्रयास किया कि अपनी शक्ति को संचित किया जाए, प्रयास किया कि मैसूर को मजबूत किया जाए, लेकिन वो उतना योग्य नहीं था कि मैसूर को मजबूत कर पाता, और इसीलिए वास्तविक शक्ति सेनापति देवराज और राजस्व मंत्री नजराज के पास में रहा। यानी कि शासक कमजोर था, इसीलिए दो व्यक्ति, एक सेनापति देवराज और एक जो राजस्व मंत्री था नजराज, इसने शक्ति को अपने हाथ में ले लिया और शासक जो है एक नाम मात्र का शासक बना रहा। हैदर अली, जिसका जन्म 1722 ईस्वी में होता है, एक सामान्य सिपाही से अपने करियर की शुरुआत करता है मैसूर में। मैसूर की सेना में एक सामान्य सिपाही के रूप में था वो, लेकिन 1755 ईस्वी में अपनी योग्यता के बल पर डिंडीगुल का फौजदार बन जाता है। वो डिंडीगुल तमिलनाडु में है और एक महत्वपूर्ण स्थल था। 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार बनता है कौन? तो हैदर अली। और डिंडीगुल का फौजदार बनते ही डिंडीगुल में एक फ्रांसीसी सहायता से शस्त्रागार भी बनवाता है वो, जो कि एक यूरोपीय मॉडल पर आधारित था। ये सब जो चीजें थी, जो विकास की बातें थी मैसूर में, वो अंग्रेजों के लिए अच्छा नहीं था। फ्रांसीसियों से जो करीबी था वह अच्छा नहीं था, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसी यहाँ मजबूत हो सके या फ्रांसीसी को समर्थन देने वाला, सहयोग करने वाला कोई शक्ति यहाँ पर आगे बढ़े। अब देखिए 1761 ईस्वी में हैदर अली वास्तविक शासक बन बैठता है। हैदर अली, मैंने पहले ही कहा, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति था। एक सिपाही से फौजदार का पद और फिर फौजदार से एक वास्तविक शासक का जो पद है वह 1761 ईस्वी में
यह प्राप्त कर लेता है हैदर अली। 1767 से 1769 ईस्वी का जो समय है उसमें मराठों और निजाम से संधि कर अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब देखिए, अभी ये जो समय है, इस समय आपको दक्षिण की स्थिति को समझना है। मराठा एक मजबूत शक्ति के रूप में दक्षिण में विराजमान है, दूसरी तरफ हैदराबाद का निजाम एक मजबूत शक्ति है। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने मराठों से और निजाम से सहयोग किया, सहयोग मांगा और कहा कि मैसूर को हम लोग मिलकर जीतेंगे, वहां के हैदर अली को मार देंगे और जो मैसूर का क्षेत्र है वह आपस में बांट लेंगे। और इसी बंटवारे के लिए यह संधि हुआ था अंग्रेज, मराठा और निजाम के बीच। लेकिन और इस संधि ने आगे बढ़कर हैदर अली के खिलाफ युद्ध भी छेड़ा, लेकिन हैदर अली खुद भी एक कूटनीतिज्ञ था और हैदर अली ने जल्दी ही निजाम को समझाकर अपनी ओर कर लिया और इस युद्ध में अंग्रेजों को पराजय मिली। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण भारत में यह पहली शक्ति थी जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। या यूं कहे कि अंग्रेजों को पराजित करने वाला यह भारत में पहली शक्ति के रूप में उभरा। कौन? हैदर अली। तो महत्वपूर्ण है, जब अंग्रेजों को लगा कि हैदर अली मजबूत है और यह पराजित कर दिया है, तो अपमान से बचने के लिए 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि कर ली। किसके साथ? हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह संधि होता है। कब? 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी की इस संधि में क्या कुछ रखा गया, क्या कुछ इसके तत्व थे, तो वो समझिए आप। दो महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई थी। एक बात तो यह कि एक दूसरे का जीता हुआ जो क्षेत्र है वो हम एक दूसरे को वापस कर देंगे। तो एक बिंदु यह है कि वापस करना है दोनों क्षेत्र को, एक दूसरे का क्षेत्र को। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो यह था कि वह युद्ध के समय का मतलब है, यदि अंग्रेजों से किसी का युद्ध होता है तो मैसूर उसकी सहायता करेंगे, यदि मैसूर के खिलाफ कोई आक्रमण होता है, कोई युद्ध होता है, तो अंग्रेज उसकी सहायता करेंगे। तो कुल मिलाकर दो बातें इसमें कही गई थी, एक क्षेत्र लौटाने की बात और दूसरी युद्ध के समय एक दूसरे को सहयोग करने की बात। और इसी संधि के साथ जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वह समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैसूर युद्ध समाप्त हो गया, यह प्रथम युद्ध समाप्त हुआ है और इसी में दूसरे युद्ध का जो बीज है वह अंतर्निहित भी है। इसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल ये पॉइंट समझिए कि प्रथम लड़ाई जो लड़ी गई, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ तो उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेरलेस था। इसका समय काल याद रखेंगे आप, 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी। ये वही समय है जिसमें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध भी लड़ा गया। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को आप समझिए। अब देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो परिणाम निकला वो तो हमने समझ ही लिया कि दोनों को एक दूसरे का क्षेत्र वापस करना पड़ा और अंग्रेजों का एक नुकसान यह था, अंग्रेजों का पराजय हुआ था इस युद्ध में। तो अंग्रेज तो चाहते ही थे कि भाई अब चूंकि पराजय हुआ तो एक अपमान भी है, एक मैसेज गया कि अंग्रेज कमजोर हो गए हैं, मैसूर मजबूत हो गया है। तो उसको समाप्त करने के लिए, इस दाग को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने लगातार प्रयास जारी रखा और उसी का परिणाम था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो समय है वह है 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी। क्यों हुआ ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, क्यों हुआ? इसकी पृष्ठभूमि को समझिए। तो 1770-71 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर हमला कर दिया और अंग्रेजों ने मैसूर का साथ नहीं दिया। अब आप याद कीजिए, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध का जो परिणाम था वह था मद्रास की संधि, और मद्रास की संधि में दो पॉइंट रखे गए थे। एक कि एक दूसरे का क्षेत्र वापस करेगा और दूसरा क्या था? दूसरा यह था कि यदि एक दूसरे में से किसी पर भी कोई बाहरी हमला होता है तो एक दूसरे का वह साथ देंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है, 1770-71 में मराठों का आक्रमण होता है मैसूर पर। तो उस संधि के हिसाब से, मद्रास की संधि के हिसाब से क्या करना होगा? अंग्रेजों को मैसूर का साथ देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया? मैसूर का साथ नहीं दिया। और जब मैसूर का साथ नहीं दिया तो इसका मतलब है कि 1769 ईस्वी की जो मद्रास की संधि थी उसका जो है क्या किया है, इसने पालन नहीं किया है। किसने? अंग्रेजों ने। और यही कारण बना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। अब देखिए, 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक में अर्काट, पहले भी चर्चा की है कर्नाटक युद्ध में कि कर्नाटक की राजधानी थी अर्काट। तो 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक में अर्काट पर हमला कर दिया और यहीं से द्वितीय युद्ध की शुरुआत हो गई, यानी कि द्वितीय मैसूर युद्ध की शुरुआत यहीं से हो गई जब अर्काट पर हमला किया। ठीक है। निजाम और मराठों के सहयोग से हैदर अली ने कर्नल बेली को हरा दिया। देखिए महत्वपूर्ण है। अब निजाम और मराठों के सहयोग से हैदर अली ने क्या किया?
तो कर्नल बैली को, जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, उसको पराजित कर दिया और आरकाट पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर आप समझिए कि लगातार हैदर अली विजयी हो रहा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में विजयी हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में भी अपनी कूटनीति के तहत निजाम और मराठों का सहयोग प्राप्त किया और आरकाट पर कब्जा कर लिया, कर्नल बैली को पराजित कर दिया। लेकिन गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स था, वह भी बहुत सूझबूझ और कूटनीतिक व्यक्ति था, इसलिए उसने क्या किया, हैदर अली के खिलाफ आयरकूट को बुलाया। आयरकूट कई युद्धों का विजेता था, इसीलिए आयरकूट को बुलाया गया था। आयरकूट जो है यूरोप में भी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध चला था, उसमें भी एक सफल नेतृत्व कर चुका था, विजय प्राप्त किया था, इसलिए आयरकूट को बुलाया गया हैदर अली के खिलाफ। और इसने क्या किया, सबसे पहले मराठा और निजाम को हैदर अली से अलग कर दिया। तो इसने भी कूटनीति का इस्तेमाल किया आयरकूट ने, और मराठा और निजाम जो कि हैदर अली का साथ दे रहे थे, उसको इससे अलग किया ताकि यह कमजोर हो जाए और आसानी से इसको जीता जा सके। परिणाम भी वही हुआ। 1781 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेज के बीच एक युद्ध हुआ, जिसको पोर्टो नोवा का युद्ध कहा जाता है। पोर्टो नोवा स्थान पर यह युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे पोर्टो नोवा का युद्ध कहते हैं। 1781 ईस्वी में हुआ, जिसमें हैदर क्या हुआ, पराजित हो गया। और हैदर पराजित ही नहीं हुआ, उसके अगले ही वर्ष 1782 ईस्वी में युद्ध लड़ते हुए उसकी मृत्यु भी हो गई, क्योंकि वो मानसिक अवसाद में भी चला गया था, डिप्रेशन में चला गया इस हार के बाद। तो 1782 ईस्वी में युद्ध के बीच ही उसकी मृत्यु हो गई, और युद्ध के बीच ही टीपू सुल्तान फिर से शासक घोषित हुआ, जो कि हैदर अली का बेटा था। और शासक घोषित होने के साथ ही उसने मोर्चा भी संभाल लिया, यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच में ही टीपू सुल्तान को युद्ध जारी रखना पड़ा, लड़ना पड़ा। हालांकि टीपू सुल्तान इस युद्ध को अब लंबा नहीं खींचना चाहता था। क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान और हैदर अली का जो संबंध था वो फ्रांसीसियों से था, और फ्रांसीसी जो है इसको किसी न किसी रूप में सहयोग करते थे। लेकिन स्थिति ये हुई थी कि यूरोप में जो है फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी, और किसी न किसी कारण से फ्रांसीसियों को जो नुकसान हुआ था, तो वह चाहता था कि क्यों ना हम युद्ध से अलग हो जाए और उसकी भरपाई करें। इसलिए फ्रांसीसियों का सहयोग टीपू को मिलना बंद हो गया, और 1784 ईस्वी में मजबूरी में टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा, अंग्रेजों के साथ एक संधि करनी पड़ी, और उस संधि को मंगलोर की संधि कही जाती है। मंगलोर नामक स्थान पर यह संधि हुई थी, इसीलिए मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में इसे कही जाती है, टीपू और अंग्रेज के बीच हुई। चूंकि ये टीपू की पहल थी, इसीलिए नुकसान भी किसको हुआ, तो नुकसान मैसूर राज्य को हुआ। इस संधि में टीपू को मैसूर में अंग्रेजों के व्यापारिक अधिकार को स्वीकृति देनी पड़ी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अब अंग्रेज जो है मैसूर में निर्बाध व्यापार कर सकते थे, इसके लिए छूट देना पड़ा किसको, टीपू सुल्तान को। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का यह परिणाम था कि ब्रिटिश को कुछ न कुछ हाथ लगा, ब्रिटिश विजयी हुए, और ब्रिटिश सत्ता को जो है अब धीरे धीरे मान्यता मिलना शुरू हो गया। जैसे ही हम आंग्ल मैसूर का तीसरा और चौथा युद्ध देखेंगे, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि अब ब्रिटिशर्स जो हैं वह मैसूर पर भी कब्जा करेंगे, और वहां भी आराम से निर्बाध व्यापार और शासन स्थापित करेंगे। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रथम और द्वितीय युद्ध समझाया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको तृतीय और चतुर्थ युद्ध समझाकर मैसूर के संबंध को यहाँ पर समाप्त करूंगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मराठा और अन्य राज्यों की तरफ। तो आप देखते रहिए हाइप क्लासेस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसका लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।